तो जब हमने जीएसटी को पढ़ना शुरू किया था तो हमने सीखा था कि हाँ यार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेटा? ये बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। हो सकता है कि आपको पीएन गिवन हो और मैच्योरिटी वैल्यू गिवन हो। शेयर्स एंड डिविडेंड में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने की जरूरत है। कोई शेयर मान लो 60 रुपए का है, हमने 5 खरीदे तो कितने पैसे लगाए? सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा है, यू हैव टू यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज देयर इन दिस चैप्टर। जो गिवन है उससे जो निकालना है बस उनको देखो और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो वो आप आराम से यहाँ पे सीखोगे। दोनों तरफ को अगर बदल देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर 0 के बराबर है तो रियल अनइक्वल रूट्स आते हैं और डी अगर नेगेटिव है बोले तो 0 से भी छोटा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे लिखते जाओगे, अपने आप जब भी प्रैक्टिस करो पूरा फॉर्मूला लिखो। सोचो तुम्हारा कल एग्जाम है और तुम्हारे पास सिर्फ बचे हैं 15 से 20 मिनट और तुम चाहते हो कि भाई कुछ ना कुछ तो रिवाइज कर लिया जाए, है ना। और मैथ्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लास्ट के 10-15 मिनट में रिवाइज हो सके, बस हमारे फॉर्मूलाज, जो कि मैथ्स में ऑफ कोर्स 70 to 80% सबसे ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट आता है और उसका फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे उन 10-15 मिनट को इफेक्टिव बनाने के लिए और सबसे ज्यादा उसको यूटिलाइज करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की फॉर्मूला शीट। बेसिकली इसको आप चीट शीट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपके जो भी फॉर्मूलाज हैं जिस आपके टॉपिक में, चैप्टर में, वो यहाँ पर मैंने लिखने की बिल्कुल कोशिश करी है। सारे फॉर्मूलाज को हमने एक जगह एक ही पीडीएफ में इनकलकेट करने की कोशिश की है और कुछ कंसेप्ट्स भी जो आपके उस चैप्टर को थोड़ा बेटर बना सकते हैं एंड के मोमेंट्स में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारी कमर्शियल मैथमेटिक्स के साथ, दैट इज हमारे जीएसटी के साथ। तो जब हमने जीएसटी को पढ़ना शुरू किया था तो हमने सीखा था कि हाँ यार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, मतलब हमारा वन नेशन वन टैक्स का एक जो मोटो है वो हमने यहाँ पे शुरू किया था। उसके बाद हमने कुछ चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंटली सीखी थी, जो कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो, परसेंट का जो ये खेल है ये तो हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। इसी के साथ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इनटू एसपी, है ना, इंट्रा स्टेट, और हमने इंटर स्टेट के बारे में बात की थी जब हमने वो बाइक वाला एग्जांपल लिया था। जब हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं तो मतलब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन है, जितना भी आपका इंट्रा स्टेट का टैक्स होगा, मान लो 28% है, तो इसका आधा ही सीजीएसटी को जाएगा और इसका आधा ही एसजीएसटी को जाएगा। ये हमने सीखा था। इंटर स्टेट जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इट इज कि जब आपके जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की वो दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में हो, और आईजीएसटी यहाँ पे लगता है इंटीग्रेटेड जिसको हम कहते हैं, और ये पूरा जितना टैक्स होता है वो ही लगता है। उसके बाद ये दोनों स्टेट्स में कुछ कुछ बांटा जाता है, बाकी सेंट्रल रख लेती है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। फिर हमने सीखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है, पर बहुत से बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है कि मैम यार करा दो, हमारे स्कूल में बोला है आएगा तो कर लेते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बेटा? ये बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, that means tax on SP minus tax on CP, that in short means your tax on profit। मान लो 3 बंदे हैं, एक ने पहले खरीदा उसको टैक्स दिया, फिर मैंने बेचा उसने मुझे टैक्स दिया, तो मैंने जितना टैक्स दिया निकाल लिया, जो प्रॉफिट पर टैक्स है वो आपका लगता है, दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूलाज हैं और इतने ही कंसेप्ट हैं जो आपको मेजरली एंड मोमेंट तक याद रखने हैं। देखो अब ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला शीट का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी थ्योरी एंड एवरीथिंग यहाँ मिल जाएगा, बट हाँ जो चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड याद रखनी है वो आपको इसमें जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी सुंदर सी हैंडराइटिंग में आपको मिल जाएगा, सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल भी समझने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइटिंग तो सुंदर है यार, है ना। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड की, ठीक है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंकिंग की। तो बैंकिंग में हमारे पास एक ही चीज है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट हमें समझना है। आरडी अकाउंट में हमें पता है कि अगर हम इंटरेस्ट निकाले दैट मींस P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 R by 100, जिसमें P प्रिंसिपल है, N नंबर ऑफ मंथ्स है और R आपका रेट है, और इसी के साथ मेच्योरिटी वैल्यू निकलती है P इंटू एन प्लस इसी इंटरेस्ट के फॉर्मूला के साथ।
अब किसी किसी स्कूल में मेच्योरिटी वैल्यू p इंटू एन प्लस आई की जगह पर ये पूरा फॉर्मूला लिखवाया गया है, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बट अगर गलती नहीं करनी है, अगर क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से रखना है ताकि आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करो, तो आप उसको इसी तरीके से रखो ताकि आप इंटरेस्ट पहले निकाल लो और फिर आप मेच्योरिटी वैल्यू निकालो। अब इस चैप्टर में से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा, आपको इनमें 4 चीजें नजर आ रही हैं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, एन और आर। तो चारों में से कोई भी 3 आपको देके एक निकालने को बोलेगा, बहुत सिंपल सी बात है, और उसी तरीके से आप निकाल सकते हो सकता है कि आपको पी एन गिवन हो और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन हो, तो यहां से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो बस इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज में आपको खेलना है और ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से नंबर देकर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो शेयर्स एंड डिविडेंड हमने सीखा था, ठीक है। शेयर्स एंड डिविडेंड में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखने की जरूरत है, राइट। तो शेयर्स एंड डिविडेंड में हमने 3 चीजें सबसे पहले सीखी थी, एट पार, बिलो पार एंड अबव पार। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बारे में हमने सीखा था कि भाई नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू जो कि आप अपनी कंपनी की एक लिस्ट वैल्यू जो लिखवाते हो वो, और मार्केट वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन मार्केट एंड इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे अगर हमारी जो नॉमिनल वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर हो, तो बराबर हो, तो इसको हम कहते हैं एट पार। जब हमारी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से भी छोटी हो, इसको हम कहते हैं बिलो पार, और जब हमारी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ी हो तो इसको हम कहते हैं अबव पार। इसको हम लोग डिस्काउंटेड भी बोलते हैं जब बिलो पार होता है। जब अबव पार होता है, पार मतलब एक तरीके से बार, हर एक लाइन जो सेट होती है, अगर अबव पार होता है तो इसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं। इतनी चीज आपको क्लियर है। एनवी होता है नॉमिनल वैल्यू जो कि फिक्स्ड रहता है, एमवी होता है मार्केट वैल्यू जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई चेंज होता रहता है। अब अगर हम बात करें कि कोई शेयर मान लो 60 रुपए का है, हमने 5 खरीदे, तो कितने पैसे लगाए, 60 इंटू 5 300। सो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स, अब ये 3 चीजें हैं, अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इतना तो तुम कर सकते हो भाई, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स को हम टोटल डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड इज प्रॉफिट, कि आपने जो भी शेयर में पैसे लगाए हैं उस पर आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, उसको डिविडेंड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर टोटल डिविडेंड है और एक शेयर का डिविडेंड है, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स यहां से निकाल सकते हैं, या हम टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर से भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। सो इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये भी नंबर ऑफ शेयर निकाल रहा है, ये भी नंबर ऑफ शेयर निकाल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा है, यू हैव टू यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला दैट इज देयर इन दिस चैप्टर। अब भाई आगे चलते हैं, टोटल डिविडेंड, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, तो इस फॉर्मूला को तो स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें, सुंदर सा स्टार बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर मतलब कितने शेयर हैं, कितने खरीदे, रेट ऑफ डिविडेंड मतलब कि भाई व्हाट इज द परसेंट, अपॉन 100 करोगे, परसेंट हटाओगे, एंड एनवी ऑफ 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। फिर रिटर्न परसेंट मतलब इनकम परसेंट, दैट मींस इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज प्रॉफिट इनटू मार्केट वैल्यू। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं और बेसिकली इस तरीके से हमें यूज करने हैं कि जो जो क्वेश्चन में गिवन है, जो जो गिवन है उससे जो निकालना है बस उनको देखो और कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो वो आप आराम से यहाँ पे सीखोगे। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन एक आसान चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनती है। एक फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आता है जहाँ पे आपको 2 इनइक्वालिटीज के साइन होंगे 3 इक्वेशन के बीच में, पहली 2 को सॉल्व करो, लास्ट की 2 को सॉल्व करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, बस एक सेम टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बेटा एज पर आई से कि जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से एक फिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, हमेशा से आता आया है, जिसमें वैरायटी ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करो। अब लीनियर इक्वेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास 4 साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है जो हमने बचपन में भी पढ़े हैं, क्रोकोडाइल का मुंह यहाँ, क्रोकोडाइल का मुंह वहां। अब पहला रूल क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव को वहां फेंकोगे मतलब इनइक्वालिटी की दूसरी साइड, तो वो नेगेटिव हो जाएगा,
नया क्या है? इन इक्वेशंस को छोड़ो, इक्वेशंस में भी तो यही पढ़ा है ना, प्लस वहां जाएगा माइनस होगा, माइनस वहां जाएगा प्लस होगा, ये चीजें तो हमने सीखी हैं। तो रूल 1 जैसे ये +2 वहां गया -2 हो गया, ये -3 वहां गया तो ये +3 हो गया, तो रूल 2 तो बहुत आसान है। अब इनमें कुछ रूल ऐसे भी हैं जिससे ना इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर वो ऐसे है हमने कुछ कर दिया तो वो ऐसे हो जाएगा। गेटिंग गेट? गिरगिट है, बदल जाता है। अब जैसे कि रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हम दोनों साइड इन इक्वेशन के सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर तुम किसी बंदे को पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे तो वो अच्छा ही रहेगा, खुश रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जहां तुमने नेगेटिव बोल दिया, वो इंसान अगर ऐसे है तो ऐसे पलट जाएगा। वही चीज याद रखना कि अगर तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती है, सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जहां तुमने क्या कर दिया, अगर तुमने यहाँ पे नेक्स्ट देखो, जैसे कि रूल नंबर 4 है, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों तरफ का, दोनों तरफ को अगर बदल देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे कि x ग्रेटर देन 3 है तो यहाँ पे 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो इनइक्वालिटी यहाँ थी तो अब यहाँ हो गई। अब बेटा देखो, पॉजिटिव से जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जब अगर तुम किसी बंदे को नेगेटिव 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 बोलते रहोगे तो वो तुमसे रिवर्स हो जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा जीवन में। तो किसी को नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पे -2 से डिवाइड किया है दोनों जगह, तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया है। लास्ट हमारे पास है, अगर हम दोनों तरफ के साइन बदल दे तो भी साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे कि x स्मॉलर देन -2 है, अब यहाँ पे -x, क्योंकि x पॉजिटिव था साइन बदल दिया नेगेटिव, 2 नेगेटिव था साइन बदल दिया पॉजिटिव, तो ये माइनस अगर वहां गया और ये प्लस वहां आया तो बीच का साइन चेंज रिवर्स हो जाता है। फिर हमने इस चैप्टर में क्या सीखा था बेटा, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। अब देखो भाई, हमारे पास, हम जब शॉपिंग करने जाते हैं हमारे पास पूरा स्टोर होता है, पूरा मॉल होता है। शॉपिंग करने के लिए वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, पूरे हम मॉल में घुसे, पूरा मॉल हमारा, जहां से मर्जी शॉपिंग करो। लेकिन हम अपने फेवरेट ब्रांड में जाके शॉपिंग करेंगे, वहां से कपड़े उठाएंगे, दैट्स द पॉइंट। आप शॉपिंग भी छोड़ दो यार, खाने की बात करो। तुम किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी स्टॉल में खाने गए हो, वो तुम्हें मेन्यू पकड़ा देंगे, लेकिन वहां जाके तुमको कुरकुरे मोमो ही खाने हैं। सो आपके पास रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, पूरा मेन्यू कार्ड जो आपको दिया है, उसमें से आपका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, जो आपको खाना है कुरकुरे मोमो, ठीक है, तो वो होता है आपका यहाँ पे सॉल्यूशन सेट। तो जब हम रिप्लेसमेंट सेट की बात करते हैं, जैसे यहाँ बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है उसमें से x हमारी वैल्यू हो सकती है, पर लेकिन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इन इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन सेट 1 2 है, ये इसके आंसर्स हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन की। तो जब भी हम नंबर लाइन में ऐसी इनइक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हॉलो सर्कल रखते हैं, और जब भी हम ऐसे इनइक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू होता है, तब हम फिल्ड सर्कल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे की यहाँ पे बात की जाए बेटा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक छोटा सा चैप्टर है, बट अगेन वेटेज अच्छी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमारे पास बहुत बनते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें कि जनरल फॉर्म होती है a² + bx + c = 0, जहाँ पे a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और 0 आपका नंबर है और c आपका कांस्टेंट नंबर है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपके पास, d कहलाता है। d की वैल्यू कैसे निकालते हो, b का स्क्वायर -4ac करके, इतनी बात क्लियर है। अब d की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो वो 0 हो, या 0 से छोटा हो, या 0 से बड़ा हो, या तो वो 0 हो, नेगेटिव हो, या पॉजिटिव हो। अगर d जो है 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं 2। अगर 0 के बराबर है तो रियल अनइक्वल रूट्स आते हैं, और d अगर नेगेटिव है, बोले तो 0 से भी छोटा है, तो हमारे पास नो रियल रूट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अगली चीज हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो -b + √d/2 है, जहां पे √d का मतलब क्या है, √b² - 4ac, जो आप पीछे डिस्क्रिमिनेंट में निकाल चुके हो, वेयर d = b² - 4ac, जो आप पुट करते हो, दो वैल्यूज निकालते हो,
क्लियर है सबको? आगे चलते हैं बेटा प्रपोर्शन चैप्टर पे, क्योंकि रेशियो नहीं आ रहा है तो मैंने सिर्फ प्रपोर्शन लिखा है। अब 4 नंबर्स को हम प्रपोर्शन में कब कहते हैं? व्हेन a by b या a is to b as c is to d होता है, या a upon b equals to c by d होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो a into d equals to b into c, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। D को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल सकता है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, तो अगर आपको बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको बोलता है मीन प्रोपोर्शन निकालो या थर्ड प्रोपोर्शन निकालो तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। मैंने क्लास में भी बहुत बार समझाया है। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब a by b equals to c by d, मीन या थर्ड प्रोपोर्शन मतलब a by b equals to b by c। तो ये चीज को याद रखना, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगली चीज हमने यहाँ पे देखी थी प्रॉपर्टीज, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो बहुत सिंपल है बेटा, हमने ये 5 प्रॉपर्टीज देखी थी, इनका यूज करना भी सीखा था। आई होप कि आपको आता हो। आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। हमारे पास चैप्टर है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सिंपल है, मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको बताया भी है कि अगर हम fx है ना इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज f एट a। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हमें जो भी जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको हमारे पॉलिनोमियल में पुट करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। सेम ही फैक्टर थ्योरम है, बस फैक्टर थ्योरम में क्या है कि रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि आप अगर किसी भी नंबर को उसका फैक्टर बोल रहे हो, अगर मैं बोलूं कि 312 का फैक्टर है मतलब 312 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ इट गोज। आगे देखो फैक्टर थ्योरम में भी सेम है। अब फैक्टर थ्योरम में क्या है, आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो फैक्टर हो गया। सेम स्टेप्स हैं, जो भी आपको क्या गिवन है, डिविजर गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करो, डिविडेंड को जहां जहां वेरिएबल है पुट करो, अगर 0 आ जाता है तो बेटा फैक्टर हो जाता है। आगे हमारे पास क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1 2 3 4 5 6 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक को बोलेगा फैक्टराइज कर दो। क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री है ना, अगर आप बात करें कि हाईएस्ट उसका पावर कितना है, डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसके फैक्टर्स भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब उसके 3 फैक्टर्स निकालने के लिए आपको एक भी गिवन नहीं है, तो करा क्या जाए। यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल करेंगे, अपनी मर्जी से वेरिएबल की जगह पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे 0 आ पा रहा है। अगर आपके पास 0 आ गया तो उस नंबर को x के पास लेकर आएंगे और इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे। मान लो अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी थी और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस 1 को आप यहां लेकर आओगे तो जाके x माइनस 1 फैक्टर बनेगा। अब x माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया जिसको आप अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है। अगर आपने डिवाइड किया 0 आया, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा होगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करोगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन, तो जाके आपको आपके 2 अलग से और मिल जाएंगे, दैट इज फैक्टर्स 3 हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा मैट्रिसेस की। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 2 by 2 मैट्रिक्स आनी है बस आपकी, उसको अच्छे से करना। अब मैट्रिक्स की बात की जाए यहाँ पे तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। यहाँ पे बेटा जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रोज होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। जब हम बात करें ऑर्डर की तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जहाँ पे लीडिंग डायगोनल के नंबर्स क्या हो, 1 हो, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, फर्स्ट पोजीशन इज प्लस इसकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन, एंड सेम वे गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। हम 2 मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं, जब आपके पास उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाए। मल्टीप्लिकेशन आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज मैच करें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रो मैच करें तो आपके दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर क्या बनता है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप आइडेंटिटी बेसिस पे नहीं कर सकते हो, आप उसको स्विच भी नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट एपी है, एपी में भी कुछ 4-5 फॉर्मूलाज हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1 से निकलता है। an आप निकाल सकते हो a प्लस n माइनस 1d से। आप l दैट इज लास्ट टर्म निकाल सकते हो a प्लस n माइनस 1 दैट इज d, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि यार फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकालो, सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड निकालो, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सम ऑफ एपी हम लोग निकालते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d करके, और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 a प्लस l करके आपका सिंपली निकल जाता है। अब इसके बाद आपको कंसेप्ट आता है बेटा, जब आपकी 3, 4 या 5 टर्म्स एपी में हो तो आपको यही वाली टर्म्स कंसीडर करनी है, ताकि आप सम और प्रोडक्ट जब करो तो सम करने से आप डी और डी कैंसिल करो हर एक में से और आपके पास ए का वैल्यू निकल आए। ठीक है, अगर आपके पास Sn गिवन है तो बेटा S1 जो है वो A1 के बराबर होता है, S2 माइनस S1 A2 के बराबर होता है, A2 माइनस A1 D के बराबर होता है। तो इस चीज को भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अगला आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो की बात होती है, r इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1, और अगर हम यहाँ पे जनरल टर्म की बात करें तो AR की पावर n माइनस 1 होती है। अगर ABC GP में है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू AC के बराबर होता है। सम ऑफ GP के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज है डिपेंडिंग ऑन कि आपका R दैट इज आपका जो रेशियो है वो कितना है, आप यूज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन चैप्टर हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, बहुत ही आसान चैप्टर है। 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हो। जब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट्स के बारे में, तो x, y कोऑर्डिनेट होता है, जहाँ पे x आपका एब्सिसा होता है, y आपका ऑर्डिनेट होता है। अगर y इक्वल्स टू 0 है तो वो x एक्सिस की इक्वेशन है, x इक्वल्स टू 0 है तो वो y एक्सिस की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू a है तो वो पैरेलल टू y x एक्सिस है, और y इक्वल्स टू b पैरेलल टू x एक्सिस है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर आगे बात करें बेटा, रिफ्लेक्शन 3 जगह से हमने मेजरली सीखी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन से, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। ओरिजिन की अगर यहाँ बात करें तो आप यहाँ से किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन के बाद भी बिल्कुल ना बदले, उसको हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट बोलते हैं। आगे आपके पास x इक्वल्स टू a से अगर रिफ्लेक्शन है, मतलब कोई ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल्स टू b से अगर रिफ्लेक्शन है, कोई ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और बस आपको ये देखना है कि उस लाइन से वो पॉइंट कितना ऊपर है, वो डिस्टेंस, और उतना ही डिस्टेंस आपको नीचे लेना है, एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स नहीं लेने हैं। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में सीखा है। जब हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में सीखा तो हम x निकाल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड सिमिलरली y निकाल सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 m2 x1 y1 x2 y2 और xy क्या है वो नीचे आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। अगला यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ट्राइसेक्शन क्या होता है, किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। जब भी हम किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं तो मतलब तीनों का रेशियो 1:1:1 है, क्योंकि वो इक्वल है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 हो जाता है, और अगर हम Q की बात करते हैं तो ये पार्ट 2 और ये पार्ट 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो P के लिए रेशियो 1:2 है, Q के लिए रेशियो यहाँ पर 2:1 आप लोगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो ये सारी पूरी PDF आपको मिल जाएगी बच्चा। ये सारे वो फॉर्मूलाज है जो आपको एट द एंड रिवाइज करके जाना है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के कुछ नया तो मत ही पढ़ना। तो ये भी एक बार देख लोगे तो दिमाग में चीजें रह जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले स्लोप के बारे में सीखा था। तो स्लोप हम लोग tan थीटा से निकाल सकते हैं, या अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल सकते हैं। इसी के साथ पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। कोलिनियरिटी होती है जब आपके दोनों के स्लोप बराबर आते हैं, स्लोप AB का CD के बराबर हो। आगे इक्वेशन ऑफ लाइन हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, बेसिकली 2 ही हैं, तीसरा एक वो पार्ट ही है उसका। अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट गिवन है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे c आपका y इंटरसेप्ट होता है, y x x और m आपका स्लोप होता है। अगर आपको स्लोप और एक पॉइंट गिवन है तो आप y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 से निकाल सकते हैं, और अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो m की जगह पे बस आप यहाँ पे स्लोप का भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बन जाएगा। x इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है वो ओरिजिन से डिस्टेंस, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का y तक का डिस्टेंस। दैट्स इट।
ठीक है, और हम y इंटरसेप्ट को ही c बोलते हैं। y इंटरसेप्ट अगर हमें स्लोप निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन से बेटा, जैसे कि यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, y इक्वल्स टू mx प्लस c में। आपने इसको यहाँ भेजा, डिवाइड किया एंड ऑल दैट। आपने यहाँ y को अकेला छोड़ा क्योंकि हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। फिर m को m से रिलेट किया, c को c से रिलेट किया, और यहाँ से आपके पास स्लोप और y इंटरसेप्ट थ्रू द इक्वेशन आप निकाल सकते हो। सिमिलैरिटी की जब हमने बात की थी तो सिमिलैरिटी में हमने देखा था कि भाई साइड्स को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंगल्स को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया 3 है, SAS, AA, AAA और SSS। दैट मीन साइड एंगल साइड मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। AA या AAA का मतलब है तीनों एंगल या दो एंगल बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और SSS का मतलब है कि तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। फिर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि भाई अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन के पैरेलल, तो यहाँ से क्या होता है, वो बाकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। एरिया थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। फिर हम साइज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेटा हाइट ऑफ मॉडल अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है विड्थ ऑफ मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट का, जो कि एक स्केल फैक्टर दैट इज k के बराबर होता है। जब हम यहाँ बात करते हैं कि k 1 के बराबर है तो इसका मतलब है यहाँ पे वो सेम रिमेन है, मतलब कि साइज चेंज नहीं हुआ है। अगर k जो है स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है ना, मॉडल हमारा बड़ा है, और अगर k 1 से छोटा है मतलब कि डिमिनिश हो रहा है, साइज कम हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास लोकाई। लोकाई में आपको तीन चीजें याद रखने की जरूरत है जो कि मैंने हमेशा बोला है। दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो लाइन से इक्वी डिस्टेंट है और वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वी डिस्टेंट है तो एंगुलर बाइसेक्टर, और अगर फिक्स सेंटर से फिक्स डिस्टेंस है तो सर्कल बनाएगा। बस इतनी चीज याद रखो। आगे चलते हैं, सर्कल्स के बारे में सीखेंगे। डायमीटर, रेडियस, सेंटर, कॉर्ड एंड सर्कमफेरेंस, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद हमने एंगल एट सेंटर एंड सेगमेंट, तो मैंने आपको तीनों एग्जांपल दिए हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो पेपर में, तो इसको देखकर जाना। एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं और सेंटर और सेगमेंट में सेंटर पे डबल होता है अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। आगे बात करें तो सेमी सर्कल में एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट होते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है बेटा वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। टैंजेंट क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ 1 and 1 पॉइंट पे सर्कमफेरेंस पे टच करके जाती है। रेडियस परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, टैंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होते हैं। फिर हमने देखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टैंजेंट ड्रॉ करी जाए, दो टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों लेंथ में बराबर होती हैं, सेम इंक्लाइनेशन पे होती हैं और सेंटर पे भी सेम एंगल बनाती हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं। आगे हमने ये देखा था कि यहाँ पे, ठीक है, ये सब बराबर होता है। फिर हमने देखा था कि अगर दो कॉर्ड्स अंदर इंटरसेक्ट कर रही है तो PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD होता है, और अगर वो एक्सटर्नली, आई गेस ये उल्टा लिख दिया, ठीक है, ऊपर इंटरनली है नीचे एक्सटर्नली है, तो यहाँ पे ये PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई गेस दिस विल कम इंटरनली क्योंकि ये अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दिस विल बी योर इंटरनली, और ये बाहर इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस विल बी योर एक्सटर्नली। चलो, तो ये हमने यहाँ पे इसको सीखा है। फिर उसके बाद हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में सीखा है कि जहां पे कॉर्ड और टैंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये दोनों मिलकर जो एंगल बनाते हैं, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो बराबर होता है। फिर हमने टैंजेंट सीकेंट थ्योरम में सीखा था कि भाई PA इंटू PB इक्वल्स टू टैंजेंट के स्क्वायर के बराबर होती है। सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है और उसको अप्लाई करने की जरूरत है। तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम और लेटरल कर्व सरफेस एरिया के बारे में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम होता है कैपेसिटी कितनी है, टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे मतलब होता है कि भाई ऊपर नीचे सारे सरफेस मिला के, कर्व सरफेस या लेटरल का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग, ये वाला ऊपर नीचे को छोड़कर। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेंडर की तो हॉलो सिलेंडर भी आता है, फॉर्मूलाज बस आपको देखने हैं, याद करने हैं, ठीक है, और याद भी क्या करना है, बैठ के ऐसा नहीं है रट्टा मारना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे लिखते जाओगे, अपने आप जब भी प्रैक्टिस करो पूरा पूरा फॉर्मूला लिखो। एग्जाम में
लिख के आना, फॉर्मूलाज लिखना मत भूलना। आपको पता है रेडियस इतना है, हाइट इतना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच लिखना, फिर वैल्यूज पुट करना। तो प्रैक्टिस भी वैसे करो ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए और फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाए। स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है, आपके पास हेमिस्फेरिकल शेल और मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग में वॉल्यूम की बात करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने साइन सेक कॉसेक के रेशियोज भी देखे थे, इसको हमने याद भी किया था, पापा बिस्लेरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा से। फिर हमने 3 आइडेंटिटीज देखी थी जिसको हमने ये वाली सचिन तेंदुलकर से याद की है, सचिन माइनस तेंदुलकर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। कॉसेक और कॉट को हमने कॉस्को की बॉल से याद किया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद हमने क्या देखा था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आंख से सीधा, और अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और आपके आंख से उस ऑब्जेक्ट तक के उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। फिर नीचे अगर बनता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। फिर स्टैट्स की बात की थी, अगर हम सिंपल बात करें मीन की, तो मीन होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 अलग अलग मेथड है मीन निकालने के। डायरेक्ट में 4 कॉलम बनते हैं, शॉर्टकट में 5 और स्टेप डेविएशन में 6, और इन सब में से स्टेप डेविएशन के आने के चांसेस है 100%, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी x मतलब क्लास मार्क आप यहां से कैसे निकाल सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली शॉर्टकट में एक डी का एक्स्ट्रा कॉलम है, दैट इज x माइनस ए। क्या है, जो आप xi के कॉलम में से एक अज्यूम्ड मीन चूज करते हो, और यहाँ पे जब आप h से डिवाइड करते हो। मीडियन आपकी मिडल वैल्यू होती है, अगर रॉ डेटा है तो इस तरीके से, टैबुलेटेड डेटा है तो आपको पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा n इवन है ऑड है, n/2 निकालोगे, उसके बाद आप मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे कि उसके बराबर का है, नहीं है तो उससे ज्यादा क्या है। अगर आपका ग्रुप डेटा है तो आप ओजीव से अपना मीडियन निकालोगे। ओजीव आपका लेस देन टाइप है, जो कि अपर क्लास लिमिट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है। इतनी चीज सबको क्लियर है। उसके बाद अच्छा एक बार यहाँ पे xi का भी मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें xi की, सो xi आपका क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको याद रखेंगे अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज क्वार्टाइल्स। क्या, अच्छा पहले हम यहाँ देख रहे थे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास लिमिट हमें प्लॉट करना है, एक ओजीव बनाना है जो कि आपका लेस देन है तो वो ऊपर जाता हुआ ही बनेगा। फिर आपको देखना है कि आपका मीडियन कितना है, वहां से स्ट्रेट लाइन ओजीव पे लानी है, जहां पे मीट करेगा ड्रॉप डाउन करना है, और जहां एक्स एक्सिस पे ड्रॉप होगा वो आपका मीडियन बन जाएगा। क्वार्टाइल्स की बात करें तो भाई क्वार्टाइल्स मतलब जब आपका डेटा 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए, तो बीच वाला तो मीडियन है, ये लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल, इसको हम Q2, Q1 और Q3 भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हैं, और आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है जब आप अपर क्वार्टाइल में से लोअर क्वार्टाइल माइनस करते हो। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, फॉर्मूलाज चेंज होते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स मोड मीन्स मोर। मोड कैसे निकालते हो बेटा, आप लोग हिस्टोग्राम बना के, आप सबसे पहले हिस्टोग्राम को प्लॉट करते हो रेक्टेंगुलर बार्स में, फिर जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है उसके इस पॉइंट को यहाँ से और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करते हो, जहाँ पे ये बीच में इंटरसेक्ट करती है वहाँ नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप डाउन करते हो स्ट्रेट, और जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन होता है वही आपका मोड हो जाता है। प्रोबेबिलिटी में हमने बस 2 चीजें ही सीखनी है कि भाई प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल फेवरेट आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज ऑल। ठीक है, आई होप कि आपको ये फॉर्मूला शीट बहुत हेल्प करे, राइट क्योंकि इसको मेरे को बनाने में ही बेटा 5-6 घंटे लगे हैं। सो बस मेहनत इतनी है कि आपको एग्जाम से पहले ये काफ़ी हेल्प करे। आप एटलीस्ट 10 मिनट में भी अगर इसको गो थ्रू करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर फॉर्मूला शीट दैट इज कम्प्लीटली हैंड रिटन बाय मी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, एंड आई होप कि आपको बहुत बहुत फायदा करे, आपके सारे फॉर्मूलाज आपको 10-15 मिनट में रिवाइज करवा दे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स,
बढ़िया प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है? प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स भी आने वाले हैं और इसको भी अपने साथ रखना। डेली का फॉर्मूला भूल भी रहे हो तो एक बार स्क्रॉल कर लेना। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग लेजेंड की सीरीज़ में नेक्स्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।